नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ ट्रिब्यूनल्स, मतलब कुल मिलाकर ट्रिब्यूनल्स डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, कि कैसे बना है, क्या है, जो भी ये सब चीज़ें ट्रिब्यूनल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है वो होता क्या है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है वो एक तरीके की अथॉरिटी होती है जो कि कोर्ट सिस्टम से थोड़ी अलग होती है। कोर्ट सिस्टम तो कोर्ट सिस्टम हो गया है ना, उसके अलग बाहर की एक अथॉरिटी होती है जो काम वही करती है, लॉ को इंटरप्रेट करना, जजमेंट देना। लेकिन कब, जबकि जो एक्ट है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू किया गया हो। ठीक है, जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक्ट है वो क्वेश्चन में हो तब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल काम में आता है। काम वही होता है, एडजुडिकेशन करना, डिस्प्यूट रिजॉल्व करना, ये सब चीज़ें जो कोर्ट का काम है। ठीक है, लेकिन इसको क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी भी यही देखते हैं, और साथ ही साथ जब इनका कोई डिपार्टमेंट का डिस्प्यूट हो जाता है तब डिस्प्यूट भी रिजॉल्व यही ट्रिब्यूनल कर देते हैं। समझ रहे हो आप? अब आप इससे ही आप अंदाज़ा लगा लो कितना, मतलब कोर्ट जाने की जब ज़रूरत ही नहीं पड़ती तो कितना फास्ट काम हो जाता है। तो ट्रिब्यूनल का कितना फ़ायदा होगा। अब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है ना वो सबसे पहले 323A कॉन्स्टिट्यूशन का जो है उसमें मेंशन किया गया था कि ट्रिब्यूनल होना चाहिए। 323 आप देख लेना उसमें। उसके बाद जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 में लाया गया था। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से कि ओरिजिन इधर ही हुआ था, 323A से ही हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन के 323A से ही एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 का ओरिजिन हुआ है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट जो है वो 3 टाइप के ट्रिब्यूनल बताते हैं। सबसे पहले तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, मतलब कि एक ऐसा ट्रिब्यूनल जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है। एक दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पर जब सेंट्रल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है किसी स्टेट में, जो कि उन स्टेट एम्प्लॉयज़ के लिए ही होता है, तो उसको हम बोलते हैं स्टेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, एक और होता है जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, मतलब कि जब 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट आपस में जॉइंटली एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को इस्टेब्लिश करती हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल वो सिंगल एक स्टेट के लिए होता है, उस स्टेट एम्प्लॉयज़ के लिए होता है। यहाँ पर जितनी भी आपस में जॉइंटली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो इस्टेब्लिश कर रही हैं वो सबके लिए होगा वो ट्रिब्यूनल। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ट्रिब्यूनल्स एंड बेंच, तो सेक्शन 5 जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 का, वो बताता है कि कंपोजिशन कैसे होगा। तो ईच ट्रिब्यूनल शैल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स। Every bench must include at least 1 judicial and 1 administrative members. The benches of the central tribunal shall ordinarily sit at New Delhi, Allahabad, Kolkata, Madras, Bombay and such other place as the central government specifies. The chairman may transfer the vice chairman or the other members from one bench to another bench. अब प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल्स क्या क्या है। तो सेक्शन 22 में बताया गया है कि पावर्स और प्रोसीजर्स किसी ट्रिब्यूनल के क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ट्रिब्यूनल जो है वो सीपीसी में जो प्रोसीजर दी हुई है ना उसके हिसाब से चलने के लिए बिल्कुल बाउंड नहीं है। वो अपने हिसाब से कोई भी प्रोसीजर अपना सकती है, लेकिन नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है ना उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा आपको। क्या है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अपन डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, तो उसके बाद जो ट्रिब्यूनल होती है ना उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो जल्दी से जल्दी कोई भी जो केस आया है, जो भी एप्लीकेशन आई है उसको तुरंत निपटाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुरंत निपटाने के चक्कर में वो एप्लीकेशन जो है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है या ओरल आर्ग्यूमेंट्स उसको सुनो ही नहीं। सब कुछ सुन के समझ के एज सून एज पॉसिबल वो जब निपटा सकती है तब वो निपटाए, केस को फैसला सुनाए जल्दी से। ट्रिब्यूनल बिठाने का, इस्टेब्लिश करने का काम ही क्या होता है ट्रिब्यूनल का, कि वो जल्दी से जल्दी करे कोई भी चीज़। ठीक है, तीसरा क्या है कि ट्रिब्यूनल्स के पास वही सेम पावर होते हैं जो कि सिविल कोर्ट के पास होते हैं सीपीसी के अंडर। ठीक है, और साथ ही साथ
क्या क्या और पावर्स होते हैं? समनिंग एंड इन्फोर्स, समन करना या किसी भी पर्सन, किसी भी आदमी का या किसी भी चीज़ को समन करने की पावर होती है, और प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट की पावर होती है। ठीक है, तो ये कुछ हैं प्रोसीजर और पावर्स ट्रिब्यूनल्स के। अब थोड़ा बात कर लेते हैं रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड एविडेंस। तो रूल ऑफ प्रोसीजर तो हम लोगों ने देख लिया कि क्या प्रोसीजर हो सकती है, लेकिन एविडेंस क्या है मतलब देखते हैं। तो ट्रिब्यूनल्स जो हैं उनको सेम पावर मिली हुई है जो सिविल कोड को मिली हुई है सीपीसी के अंडर, जैसे समन करना, डिस्कवरी, इंस्पेक्शन या प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स वगैरह वगैरह। ठीक है, लेकिन जो प्रोसीडिंग्स होती हैं किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में, वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स मानी जाएगी जो कि सीआरपीसी में मेंशन की हुई है, सेक्शन 193, 195, 228 आईपीसी में और 345, 346 सीआरपीसी में जो प्रोसीडिंग्स मेंशन की गई हैं। एंड दे आर नॉट बाउंड बाय द स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड एविडेंस। ठीक है, अब सिविल कोर्ट जो सीपीसी में मेंशन है उसको तो उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ बाउंडेशन है नहीं। लेकिन बस यही है कि जो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है उसको ध्यान में रख के आपको काम करने पड़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये था पूरा सिलसिला। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर मिले किसी नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू वेरी मच।